अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं। तो देखें, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमारे पास एक आर्गन आता है हार्ट। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लड वेसल्स एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्लड। देयर आर द थ्री कंपोनेंट्स इन ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम जिसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हार्ट के बारे में, हार्ट की स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए, मैं एक लेट्स सपोज हमारे पास ये हमारे पास हार्ट है। हार्ट की ये वाली साइड हमारे पास, ये ऊपर वाले दो हमारे पास एट्रिया कहलाते हैं। जैसे ये वाला राइट एट्रिया, ये लेफ्ट एट्रिया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा है कि हार्ट, देखें हार्ट हमारे पास एक मस्कुलर आर्गन है। उसके अलावा अगर मसल की बात करें तो हमने लास्ट लेक्चर्स में ये बात बताई हुई है कि कार्डियक मसल्स का हार्ट बना होता है। ह्यूमन के अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं कि ह्यूमन का जो हार्ट है वो टोटली जो है वो डिवाइडेड है। उसके 4 के चैम्बर्स जो हैं वो टोटली डिवाइडेड है। उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये ब्लड को पंप करता है। अच्छा, इसके ये जो 4 चैम्बर हैं, जो इसके 4 चैम्बर हैं, इन 4 चैम्बर में अपर 2 एट्रिया है, राइट एट्रिया एंड लेफ्ट एट्रिया, और जो लोअर हैं वो राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे हार्ट की स्ट्रक्चर है। अब हम इसके फंक्शन को, ये इसकी जो है एट्रिया और वेंट्रिकल्स को देखते हैं कि ये किस तरह से होते हैं। देखिए, हमारे पास जो एट्रिया होते हैं, एट्रिया, इनके जो वाल्स होती हैं वो वीक होती हैं एज कंपेयर टू वेंट्रिकल के। जबकि हमारे पास जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी वाल्स स्ट्रोंगर होती हैं। अब इन वेंट्रिकल में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो वाल है वो स्ट्रोंगेस्ट है। अब वो क्यों स्ट्रोंगेस्ट है, इसमें जब हम फंक्शन इसका डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगी कि लेफ्ट वेंट्रिकल की जो दीवार है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रोंग सबसे ज़्यादा क्यों है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर है। अब हम इसकी सर्कुलेशन पढ़ते हैं कि हार्ट किस तरह से ब्लड को पंप करता है। तो देखें, लेट्स सपोज हम एक इस तरह से एक इमेजिनरी स्केच ड्रा कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर सबको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो ब्लड वेसल्स जो कलेक्ट करती हैं उन्हें हम वेन्स कहते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास बॉडी है और उससे सारी बॉडी से वेन जो है वो बड़ी ब्लड वेसल्स है वो फर्दर डिवाइड होके स्मॉलर ब्लड वेसल्स में चेंज हो जाती हैं, जिन्हें हम वेन्यूल्स भी कहते हैं। वो फिर फर्दर जो है वो कैपिलरीज में चली जाती हैं। तो इस तरह से है ये। तो मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक स्केच ड्रा कर रही हूँ कि लेट्स सपोज कि सारी बॉडी से वेन्स जो हैं वो मिलके उन्होंने एक बड़ी वेना केवा बना दिया है।
बड़ी वेना केवा। वेना केवा उसे कहते हैं, सारी वेन्स मिलके एक बड़ी वेन बनाते हैं जिसे हम वेना केवा कहते हैं। और इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मतलब होता है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको इस तरह समझ लेते हैं कि इसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। इसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन लो होती है, कम होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब यहाँ से वेना केवा जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये देखें लेके जा रही है राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड चला गया। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि वेन के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो नहीं होता। इसकी रीज़न ये हो सकती है क्योंकि वेन जो होती है वो ब्लड को उसने हार्ट की तरफ लेके जाना होता है। अगर वेन के अंदर ब्लड प्रेशर हो तो फिर वो हार्ट की वाल्व्स को नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से वेन में प्रेशर नहीं होता जबकि आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है। तो वेना केवा ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रिया के अंदर लेके गई है। अब राइट एट्रिया क्या करेंगे, ये अब फिल हो गया है ब्लड से, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कंट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है यहाँ से वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब कैसे जाएगा, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान वाल्व होते हैं, उस वाल्व को कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ये 3 फ्लैप ऑफ टिश्यू से बना होता है, इस वजह से इसे ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इस वाल्व का ये फंक्शन होता है कि ये ब्लड को दोबारा बैक राइट वेंट्रिकल में जाने से प्रिवेंट करता है। तो जैसे ही ब्लड इससे पास होकर राइट वेंट्रिकल में आता है तो इस ट्राइकस्पिड वाल्व की वजह से ये बैक एट्रिया राइट एट्रिया के अंदर नहीं जा सकता। अब इसके अंदर ब्लड आ गया, अब क्या होगा, अब जो राइट वेंट्रिकल है वो कंट्रैक्ट करेगा। राइट वेंट्रिकल ने कंट्रैक्ट किया और इसके अंदर भी डीऑक्सी ब्लड है और ये ब्लड लेके जाता है लंग्स के अंदर। अब लंग्स के अंदर क्यों लेके जाता है, जबकि लंग्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, लंग्स हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का काम है। इसमें ब्लड इस वजह से जाता है ताकि वो ऑक्सीजनेट हो जाए, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन अपने नोज़ के ज़रिए से लेके आते हैं तो लंग्स में गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो कैसे एक्सचेंज होता है कि उधर लंग्स के अंदर जो है कैपिलरीज के अंदर जो है वो ऑक्सीजन दे दिया जाता है बॉडी को, सॉरी ब्लड में, और उधर से ब्लड के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन कम मिकदार में और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस ले ली जाती है और फिर वो बैक जब हम अपना सांस बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर खारिज हो जाती है। तो इसलिए जो है वो ब्लड किसके पास जाता है, लंग्स के पास जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। अच्छा, अब जो ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाती है उस ब्लड वेसल्स को हम कहते हैं पल्मोनरी वेन कहते हैं, उसको हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। वैसे वेन जितनी भी होती हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन के। तो ये ब्लड को, इसमें ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब देखें जो ब्लड वेसल राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ लेके गई है उस ब्लड वेसल के स्टार्ट पे एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व। अब इस वाल्व का क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि जब एक दफ़ा ब्लड इस पल्मोनरी वेन के अंदर एंटर हो गया है तो ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वाल्व इसको बैक
राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं आने देता, तो ये एक किस्म का बंद हो जाता है और ब्लड जो है वो लंग्स की तरफ चला जाता है। अब लंग्स में ब्लड जाके ऑक्सीजनेट होगा, जैसे ही ऑक्सीजनेट होता है तो फिर ब्लड प्योरीफाई होके या उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो वो वापस ब्लड हार्ट की तरफ आता है, ठीक है। लेकिन अब जब ब्लड आएगा तो वो राइट साइड पे नहीं आएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आएगा ब्लड, ठीक है। अब ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अभी बताया है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वो आया है। और इसको जो लेके आई है ब्लड वेसल हार्ट की तरफ, उसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब देखें, आर्टरी जितनी भी हैं हमारी बॉडी के अंदर वो सारी ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, वे लेके जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के, ठीक है। तो वो यहाँ पे लेके आती है। अब लेफ्ट एट्रिया के अंदर ब्लड आ गया, तो अब क्या करेगा, लेफ्ट एट्रिया फिल हो गया ब्लड से, तो यहाँ से लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करेगा और ब्लड जो है वहाँ से एक वाल्व होता है जिसे हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व के जरिए से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कंट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी में प्रोवाइड करेगा, और जिसके जरिए से करेगा वो ब्लड, जो बड़ी ब्लड वेसल है जो हार्ट से निकलती है उसे कहते हैं एओर्टा। एओर्टा बड़ी आर्टरी को कहते हैं। अब इस एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस एओर्टा के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में ट्रांसफर हो गया है। आगे ये एओर्टा फर्दर जो है वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगी जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहते हैं, और फिर वो कैपिलरीज के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। तो ये इस तरह से ब्लड की सर्कुलेशन हो रही है। अब देखें, एक आपके एओर्टा के ऊपर एक वाल्व होता है जिस वाल्व को हम कहते हैं एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व। अब एओर्टिक सेमी ल्यूनर वाल्व, इसका ये फंक्शन होता है कि जब एक दफ़ा ब्लड इस एओर्टा के अंदर एंटर हो गया है तो वो वापस दोबारा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, ये सब तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि जैसे ब्लड आता है राइट साइड पे राइट एट्रिया के अंदर तो राइट एट्रिया कंट्रैक्ट होता है, देन राइट वेंट्रिकल में आता है तो राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, उसके बाद फिर ब्लड जो है वो लंग्स में चला जाता है, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रिया तो लेफ्ट एट्रिया कंट्रैक्ट करता है, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है। तो ये इस तरह आपको समझाने के लिए कहा है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली इस तरह से होता है कि हमारे पास जो एट्रिया हैं वो सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सिमिलरली जो वेंट्रिकल होते हैं वो भी सिमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी एक ही दफ़ा दोनों एट्रिया एक ही दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं राइट एट्रिया का ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट एट्रिया का जो ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद दोनों एट्रिया फिर थोड़ा सा जो है वो गैप आता है, रेस्ट आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो
दोनों के कंट्रैक्ट करने से राइट वेंट्रिकल का ब्लड लंग्स में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उस ब्लड को बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। अब देखें, मैंने आपको बात बताई थी कि जो हमारी एट्रिया की जो वाल्स होती हैं वो होती तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एज़ कंपेयर टू जो वेंट्रिकल्स की जो दीवारें हैं उनकी निस्बत ये वीक होती हैं। जबकि मैंने बताया था कि हमारे वेंट्रिकल की जो वाल्स थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उन वेंट्रिकल में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग वाल थी वो लेफ्ट वेंट्रिकल की थी। ऐसा क्यों कहा था? लेफ्ट वेंट्रिकल इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने ब्लड को बहुत ज़्यादा अवे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अवे ट्रांसफ़र करना होता है, बहुत दूर जो है ना इसने ट्रांसफ़र करना होता है, पंप करना होता है। तो इस वजह से इसकी जो वाल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्गली ये कंट्रैक्ट होता है। अगर ये इतना स्ट्रॉन्गली कंट्रैक्ट ना हो तो ब्लड इतना दूर पूरी बॉडी में पंप ना हो सके। तो इस वजह से उसको इतना स्ट्रॉन्गली कंट्रैक्ट होने के लिए उसका स्ट्रॉन्ग होना भी सबसे ज़्यादा बनता है। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसने ब्लड को बहुत दूर, हार्ट से बहुत दूर पंप करना होता है। और इसी तरह से राइट वेंट्रिकल वो भी स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसने भी ब्लड को दूर पंप करना होता है, यानी लंग्स की तरफ। तो इस वजह से ये एक जो मैंने बताई थी कि मैं एंड पे बताऊंगी कि वेंट्रिकल की जो वाल्स होती हैं वो मोर स्ट्रोंगर होती हैं एज़ कंपेयर टू एट्रिया के, क्योंकि एट्रिया की इस वजह से नहीं होती क्योंकि उन्होंने ब्लड पंप करके बिल्कुल साथ ही वेंट्रिकल के अंदर पंप करना होता है। तो दिस इज़ द ये हमने पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट पढ़ा है। तो आई होप सबको चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम इसका देखते हैं कि हार्ट की दो कंडीशंस हैं हमारे पास, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हार्ट के जो चैम्बर्स हैं वो ब्लड को किसी दूसरे चैम्बर के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं या किसी वेसल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी करते हैं। तो आगे हम ये देखते हैं कि इसकी रेस्ट पोजीशन जो हार्ट की होती है उसके लिए भी एक टर्म यूज़ होती है, और जब वो हार्ट कंट्रैक्ट कर रहा होता है उसके लिए भी एक टर्म यूज़ होती है। तो इन दोनों को कंबाइन जो है हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो देखें कार्डियक साइकिल क्या है हमारे पास। कार्डियक साइकिल हमारे पास है, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, डायस्टोल एंड कार्डियक डायस्टोल। एंड सेकेंड वन कार्डियक सिस्टोल। अब देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इन दोनों में डिफरेंस है, कार्डियक डायस्टोल हम कहते हैं हार्ट जब रिलैक्स या रेस्ट पोजीशन में होता है तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो डायस्टोल यूज करते हैं। अब चूंकि हार्ट के पार्ट हैं, उसका एट्रिया है, हार्ट के चैम्बर्स हैं, जैसे एट्रिया एंड वेंट्रिकल, तो दोनों का जो रेस्टिंग टाइम है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं एट्रिया का जो होता है वो 0.7 सेकेंड और वेंट्रिकल का जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.5 सेकेंड के लिए वेंट्रिकल रेस्ट पोजीशन में जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कार्डियक सिस्टोल है हमारे पास, ये है हार्ट की कंट्रैक्शन स्टेज। व्हेन हार्ट की कंट्रैक्शन स्टेज या दूसरे लफ्जों में पंपिंग, जो हार्ट की कंट्रैक्शन है यानी उसमें वो ब्लड पंप कर रहा होता है।
तो इसमें देखें सेम इसी तरह से कि हार्ट के पार्ट होते हैं, जैसे उसका एट्रिया एंड सेकेंड वन वेंट्रिकल। तो देखें एट्रिया और वेंट्रिकल जो है वो कितना टाइम लेते हैं। एट्रिया जो है वो तकरीबन 0.1 सेकेंड और वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड लेते हैं पंप करने में ब्लड। तो इस ओवरऑल टाइम को जो है हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पूरा टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इसको डिस्कस करेंगे।